नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मेरी आत्मकथा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई के अंतर्गत पिताजी के साथ यात्रा शीर्षक का अंश लेकर। सुनिएगा। मेरे सिर से बाल उतरवाने के कारण कमर में जेबड़ी बांधना आदि के बाद मुझे एक बड़ी चिंता पैदा हुई। गाय के दूध से तैयार होने वाला संदेश, रसगुल्ला आदि चीज़ों के बारे में यूरेशियन लड़कों का कितना ही अच्छा विचार हुआ हो, तो भी ब्राह्मणों के बारे में उन्हें आदर की भावना का पूरा अभाव रहता है। हमसे छेड़खानी करने के लिए उनके पास जो कोई हथियार होते हैं उन पर विचार ना भी किया जाए तो भी हमारा मुंडन, केस कटाना, किया हुआ सिर ही छेड़खानी के लिए काफ़ी था। इसीलिए मुझे फिक्र थी कि स्कूल में जाते ही अपनी छेड़खानी हुए बिना न रहेगी। ऐसी फिक्र के दिनों में एक दिन मेरे पिता ने मुझे ऊपर बुलाकर कहा कि क्या तुम मेरे साथ हिमालय चलना चाहते हो। मैं विचारने लगा, बंगाल एकेडमी से दूर जाना और सो भी हिमालय पर। इस बात से मुझे कितना सुख हुआ ये बतलाने की यदि मुझमें आसमान को आनंद सुर से गुंजा देने की ताकत होती तो कितना अच्छा होता। हमारे जाने के दिन मेरे पिता ने हमेशा की तरह भगवान की प्रार्थना करने के लिए घर के सभी लोगों को प्रार्थना मंदिर में इकट्ठा किया। प्रार्थना पूरी हो जाने पर अपने गुरुजनों के चरण छूकर पिताजी के साथ मैं गाड़ी में जा बैठा। मेरे लिए पूरी पोशाक बनने का मेरी ज़िंदगी में ये पहला ही मौका था। मेरे पिताजी ने खुद कपड़े और रंग का चुनाव किया। नए कपड़ों में जरी के बेल बूटों वाली मखमली टोपी भी थी। उस पर मेरे बिना बालों के सिर से न मालूम क्या नतीजा हो, इस डर से मैंने ये टोपी हाथ में ही ले ली थी। परंतु गाड़ी में बैठते ही टोपी लगाने का पिताजी का हुक्म मिलने से मुझे टोपी लगानी ही पड़ी। पिताजी की नज़र फिरते ही टोपी भी सिर से अलग हो जाती थी और ज्यों ही उनकी नज़र इस ओर हुई वह भी अपनी जगह पर आ जाती थी। अपनी व्यवस्था और हुक्म के बारे में मेरे पिताजी बड़ी छानबीन करते थे। कोई भी बात बहम भरी या कच्चा रहने देना उन्हें पसंद नहीं था और न कुछ सबब बतलाकर टाल मटोल करना ही उन्हें अच्छा लगता था। आपसी रिश्तों को नियमित करने के लिए उन्होंने कायदे बना दिए थे। अपने देश भाइयों के समाज से इस बात से वे बिल्कुल अलग थे। हम लोग यदि एक दूसरे के साथ बर्ताव करने में बेपरवाही कर जाते हैं तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं, परंतु उनके साथ बर्ताव करने से हमें मेहनत के साथ बहुत कुछ व्यवस्थित रहना ही पड़ता था। काम थोड़ा हुआ या ज़्यादा इस बारे में वे कुछ नहीं बोलते थे, पर काम कैसे होना चाहिए यदि उस तरह का नहीं होता तो वे बिगड़ उठते थे। वे जो काम करवाना चाहते थे उसकी छोटी से छोटी बात तय करने की उनकी आदत थी। घर में यदि कोई उत्सव होता और वे उस समय यदि घर में नहीं होते तो कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाए, कौन सा मेहमान कहाँ ठहराया जाए आदि सब बातें खुद तय कर देते थे। कोई भी बात उनकी नज़र से नहीं छूटती थी। उत्सव हो जाने पर सब लोगों को बुलाते और अपने ठहराए हुए कामों की चर्चा सुनकर फिर अपने मन में निश्चित करते थे कि उत्सव किस तरह का हुआ होगा। इसी कारण यात्रा में उनके साथ रहते समय मुझे मन बहलाव करने में किसी तरह की रुकावट नहीं थी। पर दूसरी बातों में उन्होंने जो रास्ता तय कर दिया था उससे दूर जाने का मुझे बिल्कुल ही मौका न था। हमारा पहला मुकाम बोलपुर में होने वाला था। थोड़े ही दिनों पहले सत्य भी अपने माँ बाप के साथ बोलपुर जाकर लौट आया था। उसने हमसे यात्रा का जो वर्णन किया था उस वर्णन को 19वीं सदी के किसी भी स्वाभिमानी बच्चे ने रत्ती भर भी महत्व नहीं दिया होता। हमारे मन की भावना ही अलग थी। होनी और अनहोनी के अंत को जान लेने की क्रिया सीखने का पहले हमें कभी मौका ही नहीं मिला था। यद्यपि महाभारत और रामायण की किताबें हमने बाँची थी, पर उन्होंने भी हमें इस बारे में कुछ नहीं सिखलाया था। लड़कों को नकल करने का रास्ता सिखाने वाली, बच्चों के लिए काम आने वाली सचित्र किताबें भी उस वक्त नहीं चलती थी। इसलिए संसार को ठीक से चलाने वाले नगद कायदों की जानकारी हमें ठोकर लगने से ही हुई। सत्य ने हमसे कहा था कि जो आदमी बहुत अनुभवी न हो उसका रेलगाड़ी में चढ़ना बहुत धोखे का काम है। जरा चूके कि मामला खत्म हुआ। उसने हमसे ये भी कहा था कि रेलगाड़ी के चलते समय अपनी जगह को जितना हो सके उतनी ताकत से पकड़ कर रखना चाहिए, नहीं तो गाड़ी के धक्के से इंसान कहाँ जा गिरेगा
ये नहीं कहा जा सकता। उसके इस प्रकार कहने से जब मैं स्टेशन पहुंचा तो थर थर काँपने लगा। हम लोगों के इतने आसान तरीके से डिब्बे में चढ़ जाने पर भी मुझे यही अंदेशा रहा कि मुश्किल तो आगे आने वाली है। अंत में जब गाड़ी चलने लगी और मुसीबत का कोई भी निशान नहीं दिखलाई पड़ा तो मुझे धीरज बंधा और निराशा हुई। गाड़ी तेज रफ्तार से चलने लगी। दूर दूर तक फैले हुए बड़े बड़े खेत, उनकी मेड़ों पर के जामुनी हरे रंग के पेड़, उन पेड़ों की गहरी छाया में गांव और तस्वीर की तरह एक के बाद एक आते और मृग तृष्णा बन जाते थे। जब हम बोलपुर पहुँचे तब शाम हो चुकी थी। म्याने में बैठते ही मेरी आंखें झपकने लगीं। जगने पर सुबह के उजाले में मेरा देखा हुआ दृश्य ज्यों का त्यों दिखे, इसलिए उस अनोखे दृश्य को संभाल कर रखने की मेरी इच्छा थी। मुझे ये डर मालूम होने लगा कि सांझ के धुंधले उजाले में यदि आंखें खुली रखकर उस दृश्य के कुछ हिस्से को देखेंगे तो सुबह के सुखमय समय में उस सुंदरता का जो मीठा अंदाज हमको मिलेगा, उसका नयापन कम हो जाएगा। सुबह जगकर जब मैं बाहर आया तो उस वक्त भी मन थर थर काँप रहा था। मेरे पहले जिन्होंने बोलपुर देखा था, उन्होंने कहा था कि दुनिया में कहीं न मिलने वाली एक बात बोलपुर में है। वह एक रास्ता है जो खास महल से लेकर नौकरों के रहने की जगह तक गया है। इस पर चलने वाले को ना तो धूप लगती है, न बरसात में पानी की बूंद ही उन पर गिरती है। जब मैं बोलपुर पहुंचा तो उस रास्ते को ढूंढने लगा, पर मेरी सारी मेहनत बेकार गई। और यह सुनकर आपको अचरज होगा कि आज तक भी उस रास्ते का मुझे पता नहीं चला। मेरा लालन पालन शहर में होने के कारण इस समय तक मैंने गेहूं के खेत नहीं देखे थे। ग्वालों के बच्चों के बारे में मैंने किताब में पढ़ा था और अपने ख्याली चित्रपट पर उनकी एक सुहानी मूर्त भी बनाई थी। सत्य ने मुझसे कहा था कि बोलपुर में घर के आसपास पके हुए गेहूं के खेत हैं। उन्हें ग्वालों के बच्चों के साथ रोज़ खेला करते हैं उनमें ग्वालों के बच्चों के साथ रोज़ खेला करते हैं। खेल में खास काम बाली को तोड़ना, भूंजना और फिर मसल कर खाना होता है। बोलपुर में जाकर जब मैंने बड़ी बेचैनी से देखा तो वहाँ पड़ती ज़मीन पर गेहूं के खेत का नाम भी नहीं। आसपास भले ही ग्वालों के लड़के होंगे, पर दूसरे लड़कों के झुंड में उन्हें कैसे पहचाना जाए, ये एक बड़ा सवाल था। मुझे तो ये बात नहीं दिखी। उसे मन से निकाल देने से ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा मेरे लिए वही भरपूर था। इस जगह पर नौकरों का राज नहीं था और मेरे आसपास जो रेखा खींची हुई थी वह इस सूनी जगह में देवी प्रकृति द्वारा खींची हुई क्षितिज पर की रेखा थी। इस रेखा के भीतर अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर भटकने को आज़ाद था। इस समय मैं छोटा बच्चा ही था, तो भी मुझे भटकने में पिताजी की कोई रोक टोक नहीं थी। रेतीली ज़मीन में बरसाती पानी की वजह से जगह जगह गड्ढे हो गए थे और जगह जगह पर छोटी छोटी टेकरियां बन गई थी, जिन पर बहुत से अलग अलग सूरत के पत्थर पड़े हुए थे। इन टेकरियों पर छोटे छोटे झरने बहते थे, जिन सभी से मानो गुलबहर के वृतांत को बड़ी शोभा मिल गई थी। मैं इस जगह से अलग तरह और रंग के छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करके अपने कोट में भरकर पिताजी के पास ले जाता था। पिताजी ने इस मेहनत की ओर कभी लापरवाही नहीं की, बल्कि जोश भरे स्वर में हमेशा यही कहते थे, वाह क्या अच्छे हैं, अरे तुझे ये कहाँ से मिले। मैं तुरंत ही जवाब देता था, अभी तो और भी मिलेंगे, हजारों लाखों मिल सकते हैं, कुछ कमी थोड़े ही है, मैं रोज़ इतने ही ले आया करूँगा। वे जवाब में कहते, बहुत अच्छी बात है, हमारी उम्र छोटी सी टेकरी को इन पत्थरों से तू क्यों नहीं सिगारता। हमारे बाग में एक हौज बनवाने का यत्न हुआ था, लेकिन ज़मीन में पानी बहुत गहरा होने के कारण खुदाई का काम बीच में ही रोक दिया गया। खुदाई से निकली मिट्टी को एक जगह ढेर कर दिया गया था। इस ढेर की एक टेकरी सी बन गई थी, जिसकी चोटी पर बैठकर पिताजी सुबह उपासना किया करते थे। उनकी पूजा के वक्त ही उनके सामने पूर्वी क्षेत्र से घिरे हुए और हलचल वाली पृथ्वी पर सूरज उगा रहता था। मुझे जिस टेकरी को सिंगारने के लिए कहा गया था वह वही टेकरी थी। जब हम बोलपुर से जाने लगे तब मेरे इकट्ठे किए हुए सब पत्थर वहीं छोड़ने पड़े। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। चीज़ों को इकट्ठा
करने के एकमात्र कारण से उन चीज़ों के पास का नाता रखने का हमें कोई हक नहीं है। इस बात की जानकारी होना आज भी मुझे मुश्किल लगती है। इतने भारी आग्रह से की हुई मेरी विनती मेरे भाग्य ने यदि मंजूर की होती और उन पत्थरों का बोझ मैं हमेशा मेरे पास रहने देता, तो आज भाग्य को मैं जितना बेरहम मानता हूँ उतना बेरहम मानने का शायद जिक्र ही नहीं आया होता। एक बार एक दर्रे में मुझे एक झील दिखा। उसमें छोटी नदी की तरह पानी बह रहा था। छोटी छोटी मछलियाँ भी थीं और बहाव के विपरीत चलना चाहती थी। मैंने अपने पिताजी से कहा, मुझे एक सुंदर झील मिला है, क्या वहाँ से आपके नहाने और पीने का पानी नहीं लाया जा सकता? मेरे विचार वे मान गए और कहने लगे, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। फिर उस झील से पानी लाने के लिए उन्होंने नौकर को आदेश दिया। पहले जिन बातों की जानकारी नहीं थी, उन अनजान बातों पर उजाला डालने की इच्छा से उन छोटी छोटी टेकरियों और पहाड़ियों पर मैं लगातार भटकता रहा। इस भटकने से मैं कभी नहीं ऊबा। उस दिन सौंधी हुई भूमि में फिरते वक्त मुझे सब चीज़ें दूरबीन की उल्टी बाजू से देखने के समान छोटी छोटी दिखलाई देती थीं। नारियल, बेर, जामुन आदि के पेड़, पहाड़ियाँ, धबधबे, दरिया, नाले और उनमें मछलियाँ सब छोटी छोटी दिखती थीं, मानो आपस में ये सब छोटी उम्र के बारे में चढ़ा ऊपरी कर रही हों। मेरे पास थोड़े पैसे और थोड़े रुपए देकर उनका हिसाब रखने का पिताजी ने हुक्म दिया था। उनके इस काम का मतलब ये था कि मैं ये सीख जाऊं कि परवाह के साथ काम किस कदर करना चाहिए। इसके सिवा अपनी ऊंची कीमत की घड़ियों को चाबी देने का काम भी उन्होंने मेरे सुपुर्द कर रखा था। मुझ में जवाबदारी के ख्यालात पैदा करने की मंशा में उन्होंने नुकसान की ओर नहीं देखा। हम दोनों साथ साथ घूमने जाते थे। उस समय रास्ते में जो भिखारी मिलता उसे कुछ देने के लिए वे मुझसे कहते। वे घर आकर मुझसे हिसाब पूछते थे। मेरा बतलाया हुआ हिसाब कभी बराबर नहीं मिलता था। एक दिन मैंने खर्च का हिसाब दिया, पर खर्च की रकम घटाकर रोकड़ में जितना बचना चाहिए था उससे रोकड़ में ज़्यादा पैसे थे। इस पर पिताजी ने कहा, तुझे ही मेरा खजांची बनना चाहिए, क्योंकि तेरे हाथ लगने से पैसे की बढ़ती होती है। उनकी घड़ियों में इतनी ज़ोर से चाबी लगाता था कि तुरंत ही उन्हें घड़ी साज के पास कलकत्ते भेजना पड़ता था। मुझे याद है कि जब मैं बड़ा हो गया तब एक बार जमींदारी के काम की देख रेख करने के लिए मुझे लगाया गया। उस समय पिताजी की नज़र कम हो गई थी, अतः हर एक महीने की दूसरी या तीसरी तारीख को मुझे जमा खर्च का आंकड़ा पिताजी को सुनाना पड़ता था। पहले तो मैं हर एक खाते की जोड़ रकम सुनाता था और जिस कलम पर उन्हें शक होता उसकी तफसील पढ़ने का वे मुझे हुक्म देते थे। उस समय मैं उन्हें वही खर्च बतलाया करता जो उन्हें पसंद थे। उनकी नापसंद के खर्चे टाल कर मैं झट से दूसरी कलम पढ़ने लगता था, पर यह बात उनके ख्याल में आए बिना नहीं रहती थी। इसलिए हर एक महीने के शुरू के दिन फिक्र के साथ बिताने पड़ते थे। मैं ऊपर कह चुका हूँ कि पिताजी को छोटी से छोटी बात पूछने और उसे ख्याल में रखने की आदत थी। फिर वह हिसाब का आंकड़ा हो या जमा खर्च की रकम, उत्सव की व्यवस्था हो या जायदाद बढ़ाने की बात हो, उसमें फेर बदल हो, कुछ भी हो, बिना पूछे वे नहीं मानते थे। बोलपुर में नया बनवाया हुआ कुआं, पूजा मंदिर उन्होंने कभी नहीं देखा था, तो भी बोलपुर से आने वालों को पूछ पूछ कर उन्होंने सारी जानकारी हासिल कर ली थी। उनकी याद अनोखी थी। कोई बात समझ लेने पर फिर उनकी याद से हटना बहुत मुश्किल था। अपनी भगवत गीता की किताब से उन्होंने अपने अच्छे श्लोकों का भाषानुवाद करने और उनकी नकल करने को मुझसे कहा था। घर में कोई मुझसे पूछता भी नहीं था, लेकिन यात्रा में जब ऐसे खास काम मुझे सौंपे जाते तब मुझे वह प्रसंग अपने लिए बड़ी बधाई से लगते। इस समय मेरे पास वाली नीले रंग की बही पूरी हो गई और जिल्दबंदी डायरी मुझे मिली थी। मुझे अपने ख्यालों के आगे कवि के रूप में खड़ा होना था। अतः बोलपुर में रहते समय मुझे कविता बनानी होती तो नारियल के पेड़ के नीचे इधर उधर हाथ पांव फैलाकर कविता बनाना मुझे अच्छा लगता था। मुझे यही मालूम होता था कि इस तरह हाथ पांव तान कर वह इधर उधर बेहाल पड़कर कविता करना कवि की सच्ची राह है। इसी तरह कड़ी गर्मी में रेतीली ज़मीन पर पड़कर पृथ्वीराज पराभव नामक वीर रस की कविता मैंने बनाई। उसमें वीर रस भरा था, तो भी उस कविता का अंत जल्दी ही हो गया। यानी उस डायरी ने भी अपनी बहन उस नीली बह की तरह किया। उसका पता भी नहीं कि वह कहाँ खो गई। हम बोलपुर से चलकर रास्ते में साहबगंज, दीनापुर, इलाहाबाद
और कानपुर में थोड़े दिन ठहरते हुए अमृतसर जा पहुँचे। रास्ते में एक घटना हुई, वह मुझे अभी भी याद है। एक बड़े स्टेशन पर हमारी गाड़ी रुक गई। तब एक टिकट चेक करने वाला आया और उसने हमारी टिकटें चेक की। वह मेरी ओर अजीब से देखने लगा। मुझे ऐसा लगा मानो उसे कुछ शक हुआ हो। वह चला गया और फिर अपने एक साथी के साथ आया और हमारे डिब्बे के सामने कुछ कुलकुलाहट करके वे दोनों फिर चले गए। अंत में खुद स्टेशन मास्टर आया और उसने मेरा आधा टिकट देखकर पूछा, क्या इस बच्चे की उम्र 12 साल से ज़्यादा नहीं है? पिताजी ने कहा, नहीं। उस समय मेरी उम्र 11 साल की थी, लेकिन उम्र की बजाय मैं ज़्यादा बड़ा दिखता था। स्टेशन मास्टर ने कहा कि तुम्हें उसका भाड़ा पूरा देना चाहिए। पिताजी की आंखें लाल हो गईं, लेकिन एक भी शब्द न कहकर उन्होंने अपनी पेटी में से एक नोट निकालकर स्टेशन मास्टर को दिया और उसने नोट का खुल्ला मेरे पिताजी को लाकर दिया। पिताजी ने लेकर तुच्छता के साथ उसे आगे फेंक दिया। तब अपने समय का ओछापन देखकर शर्म से स्टेशन मास्टर वहाँ खड़ा रह गया। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सपने की तरह मेरी आंखों के आगे आता है। तालाब के बीच में शोभित दरबार को देखने में अपने पिताजी के साथ सुबह के वक्त कई बार गया था। वहाँ पवित्र गीतों की अखंड ध्वनि हमेशा होती रहती थी। कभी कभी उपासकों के बीच में मेरे पिताजी भी बैठ जाते, उनके साथ साथ प्रार्थना पढ़ते थे। एक पराये गृहस्थ को उस तरह मिलते देख वहाँ के लोगों को आनंद होता था। शक्कर तथा मिठाई के प्रसाद के बोझे लेकर हम अपने डेरे पर लौट आते थे। एक दिन पिताजी ने प्रार्थना करने वालों में से एक आदमी को अपने डेरे पर बुलवाकर उससे उन पवित्र गानों में से कुछ गाने सुने। उसे जो विदाई दी गई उससे वह खूब खुश हुआ होगा, इसमें शक नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि गवैयों ने हमारा इतना पीछा किया कि हमें अपने आप को बचाने के लिए कठोर उपाय काम में लाने पड़े। जब उन गवैयों को ये मालूम हुआ कि हमारे डेरे पर आने की सख्त मनाही है, तो वे हमें रास्ते में ही गांठने लगे। सुबह हम ज्यों ही फिरने जाते त्यों ही हमें कंधे पर तंबूरा लटकाए लोग मिलते। उन्हें देखते ही शिकारी की बंदूक की नली देखकर जिस तरह शिकार की दशा होती है, उसी तरह हमारी भी दशा होती। हम ज्यों ही तंबूरे की आवाज़ सुनते त्यों ही घबराकर भागना शुरू कर देते। तभी हम उन लोगों से बच पाते थे। सांझ होते ही पिताजी बगीचे की ओर के बरामदे में आ बैठते, मुझे गाने के लिए बुलाते थे। चांद का आना उसकी किरणों पेड़ के बीच से बरामदे के फर्श पर पड़ना और ऐसे समय में बिहाग गा रहा होता। पिताजी उस समय गर्दन नीची कर अपने हाथ में हाथ मिलाकर एकाग्र मन से सुना करते थे। सांझ के उद्देश्य को मैं आज भी याद करता हूँ। मैं ऊपर एक जगह बता चुका हूँ कि जब मैंने एक बार भक्ति के बारे में कविता बनाई थी और उसका वर्णन श्रीकंठ बाबू ने पिताजी से किया था, तब बड़े आनंद से उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई थी। आगे जाकर उसकी भरपाई जिस तरह से हुई वह मुझे याद है। माघ महीने में एक त्यौहार के समय पढ़े जाने वाले स्तोत्र में बहुत से मेरे बनाए स्तोत्र थे। इस समय पिताजी चिंसुरा में बीमार थे। उन्होंने मुझे और मेरे भाई ज्योति को बुलाया, मुझे अपनी बनाई प्रार्थनाएं हारमोनियम पर गाकर सुनाने को कहा और भाई से हारमोनियम बजाने को कहा। उनमें से कितने ही मुझे 2-2 बार गाने पड़े थे। गीत खत्म होने पर उन्होंने कहा, अपने देश के राजा को यदि अपनी भाषा की जानकारी होती और साहित्य की मिठास को वह समझता होता तो उसने ज़रूर ही कवि को इज्जत दी होती, लेकिन असलियत इस तरह न होने से ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। ये कहकर मेरे हाथ में एक दर्शनी हुंडी दी, परंतु हमारी पढ़ाई के कुछ दिनों बाद उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ही व्यवहार कुशल आदमी था। उसके हिसाबी नैतिक संकोच से मेरे पिता को उसके प्रति नफरत हो गई थी। कुछ बातों के बारे में उसकी असलियत देखकर पिताजी अधीर हो जाते थे और उसके प्रति बुरे शब्द कहे बिना नहीं रहते थे। मुझे सिखाने के लिए पीटर पाले नामक पुस्तक माला की कुछ किताबें पिताजी साथ लाए थे। शुरू में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम किताब उन्होंने चुनी। उन्हें ये मालूम हुआ कि इस किताब से शिक्षा व विनोद दोनों होंगे। इसके पहले व्याकरण के कायदों को रटने के सिवाय मैं संस्कृत बिल्कुल नहीं सीखा था। यात्रा के समय एकदम संस्कृत वाचन किताब का दूसरा भाग पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते खुद ही
संस्कृत के रूप भी बनाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा। बंगाली भाषा का जो मुझे ज़्यादा ज्ञान हो गया था, उससे मुझे ज़्यादा सहायता मिली। पिताजी ने शुरू में संस्कृत में लिखने के लिए बहुत प्रेरित किया। संस्कृत किताबों में मिले हुए शब्द भंडार में कहीं कहीं और अन का मनमाना प्रयोग करके मैंने बड़े बड़े पद बना डाले थे। उन्हें संस्कृत की खिचड़ी ही कहना चाहिए, लेकिन मेरी इस जल्दबाजी से, उतावलेपन से पिताजी ने मेरी कभी मजाक नहीं बनाई। इसके बाद प्रोक्टर की सहज ज्योतिषी की किताब हमने पढ़ी। इन किताबों को पिताजी ने सरल भाषा के द्वारा मुझे समझा दिया। फिर इन किताबों का मैंने बंगाली में अनुवाद किया। मेरे पिताजी अपने खुद के लिए जो किताबें लाए थे, उनमें गिविन एंड रोमे गिविन और रोम नामक एक 10-12 भागों की बड़ी किताब थी। इस किताब की ओर मेरा मन खिंचा करता था। ये बड़ी नीरस किताब थी। मन को लुभाने वाली बात तो उसमें नाम मात्र को भी न थी। मेरे मन में उस समय यह विचार पैदा होता था कि मैं अभी छोटा हूँ, समर्थ नहीं हूँ, दूसरों के भरोसे हूँ, इसलिए मुझे किताब बाँचना भर है। पर जिन्हें बिना अपनी तेज इच्छा की किताबें बाँचने की ज़रूरत नहीं है, वे बड़ी उम्र के आदमी किताबें बाँचने का कष्ट क्यों उठाते हैं। तो ये था मेरी आत्मकथा का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आत्मकथा सुनने के लिए आप सभी का अनंत हार्दिक आभार। जय माँ भारत।